हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कालचक्र इतिहास की यात्रा में मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मालवा का परमार वंश या मालवा के परमार। जो गुर्जर प्रतिहारों का शासन था, उनके शासन के ध्वंसावशेषों पर कुछ राज्य है वो उद्भवित हुए थे। उनमें जैसे कि चौहान, चंदेल और भी बहुत सारे राज्य थे। उनमें जो एक राज्य था वो था मालवा के परमारों का। यह जो राज्य है वो मालवा वाले इलाके में स्थित है। मालवा से तात्पर्य है मध्य प्रदेश का पश्चिमी जो हिस्सा है वो भौगोलिक रूप से मालवा कहा जाता है, और इसी इलाके पर मालवा के परमारों का शासन हुआ करता था। यह प्रारंभ में गुर्जर प्रतिहारों के उन्हीं तरीके से सामंत थे जिन तरीकों से चौहान, चंदेल, गहड़वाल वगैरह हुआ करते थे। तो 10वीं शताब्दी आते आते जब गुर्जर प्रतिहारों का शासन कमजोर पड़ने लगा तो मालवा के परमारों ने भी अपनी राज सत्ता है वो कायम कर ली। तो इनका जो प्रथम महत्वपूर्ण शासक माना जाता है वो है सियक, या इसको श्री हर्ष भी कहते हैं। यह प्रथम शक्तिशाली शासक था। इसको हम एक तरीके से मालवा के परमारों का संस्थापक भी कह सकते हैं। इनके बाद में हम बात करें मालवा के परमारों के प्रारंभिक इतिहास की जो जानकारी है वो हमें कहां से प्राप्त होती है, उसकी बात करें तो वो जो जानकारी है वो हमें उदयपुर प्रशस्ति और पद्मगुप्त के लिखे हुए नवसाहसांक चरित ग्रंथ से प्राप्त होती है। अर्थात पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो उदयपुर प्रशस्ति, और साहित्यिक स्रोत की बात करें तो पद्मगुप्त द्वारा लिखित नवसाहसांक चरित जो ग्रंथ है उससे प्राप्त होती है। यह जो पद्मगुप्त था वो जो सिंधु राज था और जो मुंज था उन दोनों का दरबारी कवि हुआ करता था। तो उसके ग्रंथ से, चूंकि उसने सिंधु राज का जीवन चरित्र लिखा था, तो वहीं से हमें मालवा के परमारों के बारे में जो जानकारी है वो मिलती है। इस वंश का जो पहला महत्वपूर्ण शासक था जिसने नाम कमाया अगर कहें तो वो था वाकपति मुंज। इसका जो शासनकाल था वो 972 से लेकर 994 था, अर्थात इसका 22 वर्ष तक शासन रहा। अब इसके जो कार्य हैं उनकी हम बात करें तो यह कला एवं साहित्य का संरक्षक था। यह अपने दरबार में जो विद्वान लोग थे या कवि थे उनको आश्रय देता था, और उसके साथ साथ में वो निर्माता भी था। उसने बहुत सारी कृत्रिम झीलों का निर्माण है वो अपने राज्य में करवाया। उसमें यह मुंज सागर झील है वो आज भी हमें देखने को मिल जाती है। कहां पर? धारा नगरी में। धार जो है उसमें, या इसको धारा नगरी भी कहा जाता है। ऐतिहासिक नगरी है, और क्यों है और इसका क्या महत्व है ये हम आगे ही देखेंगे। मुंज के जो दरबारी थे वो थे पद्मगुप्त, वही पद्मगुप्त जिन्होंने नवसाहसांक चरित पुस्तक का निर्माण है वो किया है। परीक्षा में इस पुस्तक के बारे में बहुत बार पूछा जा चुका है। नवसाहसांक चरित पुस्तक के रचयिता कौन है? तो वो है पद्मगुप्त, और यह पद्मगुप्त है वो मुंज, परमार शासक वाकपति मुंज, और उनके बाद में बनने वाले उनके छोटे भाई सिंधु राज, दोनों के राजकवि या दरबारी कवि हुआ करते थे। फिर धनंजय भी मुंज के दरबार में थे। धनंजय ने 10 रूप नाम से जो है साहित्य लिखा या पुस्तक लिखी। फिर धनिक और हलायुद्ध, ये भी 2 बड़े विद्वान थे, वो भी मुंज के दरबार में आश्रय प्राप्त किए हुए थे। अब वाकपति मुंज
कला और साहित्य का संरक्षक, बड़ा निर्माता होने के साथ साथ में उनमें एक योग्य सेना नायक के भी गुण मौजूद थे। इनका जो युद्ध है वो कलचुरी, जो कि पास में ही राज्य हुआ करता था, और चालुक्य, इन दोनों के साथ में इनका युद्ध हुआ। कलचुरी के शासक को इन्होंने हराया और चालुक्य नरेश तेलप द्वितीय को 6 बार हराया, लेकिन 7वीं बार वाकपति मुंज की हार हुई और इसी हार के बाद में तेलप द्वितीय ने वाकपति मुंज को हत्या कर दी। अब उनकी हत्या के बाद में जो शासक बना वो था सिंधुराज, और इसी सिंधुराज के जीवन पर ही नवसाहसांक चरित नामक पुस्तक की रचना है, वो पद्मगुप्त ने की। सिंधुराज के बाद में सन 1000 में परमार वंश का सबसे महत्वपूर्ण, या यूं कहें कि भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों की गिनती में अग्रिम पंक्ति में नामोल्लेख होने वाले राजा भोज का राज्यारोहण होता है 1000 ईस्वी में, और यह लगभग 50 वर्ष से भी ज्यादा वर्ष तक शासन करते हैं, अर्थात 1055 तक इनका शासन है वो रहता है। राजा भोज है वो लोक कथाओं में, आख्यानों में, दादा दादी और नाना नानी की कहानियों में, लोगों की सामान्य बोलचाल में, या यूं कहें कि सब जगह हमें राजा भोज का उल्लेख है। वो एक प्रतापी, विद्वान और सेना नायक राजा के रूप में मिलता है इनका उल्लेख। तो राजा भोज जो है उन्होंने कल्याणी के चालुक्यों को पराजित किया, क्योंकि हमने आगे देखा है कि कल्याणी के चालुक्य नरेश तेलप द्वितीय ने वाकपति मुंज की हत्या कर दी थी। तो इस, क्योंकि जो मुंज थे वो भोज के चाचा थे, तो उनका जो बदला है वो भोज ने लिया कल्याणी के चालुक्यों को पराजित करके। और इसके बाद अनहिलवाड़ के चालुक्य, ये अनहिलवाड़ के जो चालुक्य हैं वो गुजरात वाले चालुक्य हैं। चालुक्य भारतीय इतिहास में बहुत हमें नाम सुनने को मिलता है। गुजरात के जो चालुक्य हैं उनको अनहिलवाड़ के चालुक्य कहा जाता है, और इनको सोलंकी भी कहा जाता है। जबकि हमें दक्षिण में, अर्थात दक्कन वाले इलाके और उनके दक्षिण में हमें कल्याणी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य, इस तरीके के बहुत सारे चालुक्य है वो वंश देखने को मिलेंगे। तो यह जो कंफ्यूजन है वो भी आगे हम दूर कर देंगे। तो अनहिलवाड़ के चालुक्य उनको भी पराजित किया, लेकिन तत्कालीन चंदेल वंश का जो शासक था विद्याधर, हमने चंदेल शासकों का जो इतिहास पढ़ा उसमें हमने देखा है कि जो विद्याधर था वो सबसे शक्तिशाली राजा हुआ करता था चंदेल वंश का, और इनकी जो राजधानी है वो खजुराहो थी। तो जो विद्याधर है उसके साथ युद्ध में राजा भोज की हार होती है, जबकि बाकी जगह वो सब जगह जीत जाते हैं। 1008 में मोहम्मद गजनवी के विरुद्ध जो संघ बना था, शाही शासक आनंदपाल की सहायता के लिए, उस संघ में भोज ने भी सक्रिय सहायता दी थी। फिर बात करें, राजा भोज ने अपनी राजधानी धारा को बनाया। हालांकि इससे पहले जो राजधानी होती थी वो उज्जैन हुआ करती थी, लेकिन उज्जैन के निकट ही धारा नामक नगरी को राजधानी है वो राजा भोज ने बनाया। राजा भोज स्वयं प्रतापी शासक होने के साथ साथ में एक बहुत बड़े विद्वान शासक और विद्वानों के आश्रयदाता भी थे। उन्होंने स्वयं ने चिकित्सा शास्त्र, स्थापत्य शास्त्र, आयुर्वेद, धर्म, व्याकरण
आदि पर 20 से अधिक ग्रंथों की रचना की थी। चिकित्सा शास्त्र पर लिखा हुआ उनका आयुर्वेद सर्वस्व और स्थापत्य शास्त्र पर लिखा हुआ सम्रांगण सूत्रधार, यह जो ग्रंथ है, ये दो ग्रंथ हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसके अलावा उनके लिखे हुए जो ग्रंथ हैं वो हैं विद्या विनोद, युक्ति कल्पतरु, आदित्य प्रताप सिद्धांत, चारु चर्चा, राजमार्तंड, सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, युक्ति कल्पतरु, योग सूत्रवृत्ति। ये जो सारे ग्रंथ हैं वो सारे के सारे ग्रंथों की रचना है वो राजा भोज ने की थी। राजा भोज का शायद इसी कारण इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है कि उनमें सरस्वती और लक्ष्मी और दुर्गा, इन तीनों की जो है वो समान रूप से कृपा थी। उनमें एक योग्य सेनानायक के गुण होने के साथ साथ में विद्वान और विद्वानों के आश्रयदाता के साथ साथ में वो साहित्य और कला के संरक्षक और योग्य निर्माता भी थे। उन्होंने अपनी राजधानी धारा में शिक्षा की उन्नति के लिए एक महाविद्यालय बनवाया। उस महाविद्यालय का नाम था भोजशाला और उस महाविद्यालय में वाग्देवी की प्रतिमा है वो भी लगवाई। वाग्देवी से तात्पर्य है देवी सरस्वती जो कि ज्ञान की देवी है। हम वर्तमान में देखते हैं कि जब भारतीय साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है उस पर जो वाग्देवी की प्रतिमा है, यह वही वाग्देवी की प्रतिमा है जो राजा भोज ने अपने महाविद्यालय भोजशाला में जो है स्थित करवाई थी। उन्हीं का जो प्रतिकृति है या प्रतिरूप है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार में मूर्ति के रूप में दिया जाता है। इसके साथ साथ में जो राजा भोज हैं उन्होंने भोपाल से कुछ ही किलोमीटर, कह दो 25-30 किलोमीटर एक जगह है जिसका नाम है भोजपुर या भोजेश्वर, वहां पर एक विशाल शिव मंदिर का निर्माण करवाया। यह मंदिर, यह विडंबना ही है कि यह मंदिर है वो अधूरा रह गया। अगर यह पूरा हो जाता तो ऐसा कहा जाता है कि यह विश्व का सबसे बड़ा शिव मंदिर होता। इस मंदिर में जो शिवलिंग है वहां तक पहुंचने के लिए पुजारी को सीढ़ी का इस्तेमाल करना पड़ता है और उसके अंदर एक विशाल शिवलिंग है वो हमें देखने को मिलता है। ऐसा भी कहा जाता है कि राजा भोज ने बिहार तक के इलाके को जीत लिया था। बिहार के आरा और उसके आसपास का जो इलाका है जिसको वर्तमान में भोजपुर कहा जाता है, जहां पर भोजपुरी बोली जाती है, ऐसा माना जाता है कि वो इलाका भी राजा भोज ने जीत लिया था। अब आगे हम बात करें तो राजा भोज के बहुत सारे जो कार्य हैं वो उन्होंने किए, लेकिन उनका जो अंत है वो दुखद होता है। उनके शासन के अंतिम वर्षों में कलचुरी शासक लक्ष्मीकर्ण और गुजरात के चालुक्य या अनहिलवाड़ के चालुक्य शासक भीम प्रथम, ये दोनों मालवा के खिलाफ या यूं कहे कि राजा भोज के खिलाफ एक संघ बनाते हैं, मित्रता करते हैं और दोनों ही साथ में आक्रमण कर लेते हैं। इस आक्रमण में राजा भोज की मृत्यु हो जाती है और ये दोनों हैं वो धारा को, जो उनकी राजधानी थी, उनको खूब लूटते हैं। उसके बाद में धारा नगरी का जो गौरव है वो समाप्त हो जाता है। राजा भोज की मृत्यु के बाद में विद्वानों में और प्रजाजन में एक शोक की लहर है वो फैल जाती है और एक उक्ति है वो प्रसिद्ध हो जाती है, अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती। अर्थात राजा भोज की मृत्यु के बाद में धारा और उसके विद्वान जो हैं वो दोनों ही निराश्रित
हो गए हैं। धारा नगरी और उसमें रहने वाले जो विद्वान हैं दोनों ही आश्रयहीन या निराश्रित हो गए हैं। तो यह था मालवा के जो परमार नरेश उनका इतिहास, और उनमें हमने महत्वपूर्ण जो इतिहास है वो राजा भोज का माना जाता है, और राजा भोज के कारण ही मालवा का जो इतिहास है, जो परमारों का इतिहास है, वो इतिहास में महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त किए हुए हैं। राजा भोज का जो नाम है वो अपने आप में ही एक चमकता सितारा है। हम देखते हैं कि राजा भोज के नाम से और भी बहुत सारे शासक हैं वो हुए हैं, लेकिन इनमें जो प्रसिद्ध शासक हैं वो सबसे प्रसिद्ध की बात करें तो मालवा के ये राजा भोज ही हैं, और उनके बाद में अगर बात करें तो वो गुर्जर प्रतिहारों के राजा भोज, जिन्होंने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। ये दो जो राजा हैं भोज, उनके अलावा भी हमें श्रुतियों में, लोगों की किस्से कहानियों में और इतिहास में और भी राजा भोज देखने में आते हैं। वैसे ही जैसे कि विक्रमादित्य के नाम के बहुत सारे जो राजा हैं वो देखने में मिलते हैं, वैसे ही राजा भोज के नाम के भी बहुत से राजा हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो राजा भोज थे वो यही थे, मालवा के परमार शासक राजा भोज। आपका जो टॉपिक है वो यही समाप्त होता है। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।